एपिसोड 26 पेशकश मीरे कारवां। पुलिस के जाने के थोड़ी ही देर के बाद मैं और शेरपा भी कोठी से निकल ही रहे थे। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और शेरपा के पास पिस्तौल मौजूद था, जबकि मैंने रोहन वाला हंजर अपने पास छुपा लिया था। कार रेड लाइट एरिया में एक गली के मोड़ पर रोककर हम दोनों पैदल एक तरफ चलने लगे। तवाइफों का ये इलाका कई छोटी छोटी गलियों पर मुश्तमिल था और इन गलियों में रोशनी का मुनासिब इंतजाम भी नहीं था। छोटी छोटी लातदाद कोठरियां थी और हर कोठरी का दरवाजा अंदर की तरफ से चलने वाले बल्बों की मध्यम सी रोशनी की वजह से रोशन था। दरवाजों में खड़ी हुई तवाइफों के चेहरे भी धुंधलाए हुए लग रहे थे। लातदाद तमाशबीन भी कोठरी में झांकते हुए उन गलियों में घूम रहे थे। एक गली के मोड़ पर एक आदमी ने हमें रोक लिया। मेरा ख्याल है ये आदमी काफी देर से हमारे पीछे लगा हुआ था। चूड़ीदार किस्म का तंग पाजामा, खद्दर का कुर्ता जो घुटनों से काफी ऊपर था और गले में सुर्ख मफरल और स्याह पर स्याह रंग की टोपी। उसके मुंह में पान भरा हुआ था और वो बीड़ी की कश भी लगा रहा था। गली के इस मोड़ पर दीवार के साथ मध्यम रोशनी का एक बल्ब भी जल रहा था और इस जर्द और मध्यम रोशनी में उस शख्स को देखकर ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो किस कमाश का आदमी था। गंदगी में कहाँ आगे सर? वो बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला। हीरा को सेवा का मौका दो ना, झकमगाते हीरे पेश कर दूंगा तुम्हारी खिदमत में। बसंती बाई का कोठा कहाँ है? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। धत तेरे की, उस शख्स के मुंह से बेख्तियार निकला। आगे जाकर सीधे हाथ की गली में मुड़ जाओ, पान के खोखे वाले से पूछ लेना। हम आगे जाकर उसके बताए हुए रास्ते पर मुड़ गए। ये गली किसी कदर कशादा थी और सिर्फ रोशनी का भी माकूल इंतजाम था। यहाँ नाचने वाली तवाइफों के डेरे थे। मुख्तलिफ अतराफ से साजों और घुंघरू की आवाजें सुनाई दे रही थी और बाहर दरवाजे बंद थे और बाज खुले हुए थे। इन दरवाजों वाले कमरों में तेज रोशनी जगमगा रही थी। बनी ठनी तवाइफे गाहकों के इंतजार में बैठी हुई थी। पान के खोखे सामने 3-4 अफराद भी खड़े थे और उनमें से एक फौरन ही हमारी तरफ लपका। मैंने उससे भी वही सवाल किया, बसंती बाई का नाम सुनकर। उनके तासरात भी बिगड़ गए। उन्होंने एक तरफ इशारा कर दिया। इस ड्योढ़ी में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले जाओ, दूसरी मंजिल पर बाई तरफ वाला दरवाजा। हम उस ड्योढ़ी में दाखिल हो गए। सामने भी एक दरवाजा था और दाएं तरफ भी। दोनों दरवाजे बंद थे और अंदर से साजों और घुंघरू की आवाजें आ रही थी। हम बाई तरफ सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए और सीढ़ियां लकड़ी की थीं और तख्ते हमारे कदमों के नीचे चिरचिरा रहे थे। हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे ही थे कि बाई तरफ वाला दरवाजा खुला और 2 आदमी बरामद हुए। सूरत से वो दोनों ही शरीफ लगते थे। रात के अंधेरे में इन गलियों में शरीफ लोग ही तो आते थे। वो दोनों किसी बात पर कह के लगाते हुए नीचे चले गए। शेरपा मुझे इशारा करता हुआ दरवाजे में दाखिल हो गया। मैंने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद करके कुंडा चढ़ा दिया और जैसे ही मुड़कर देखा, मेरा तो दिमाग ही भग से उड़ गया। ये कमरा बड़ा अच्छा हादसा था। फर्श पर प्लास्टर की चटाई बिछी हुई थी और बाईं तरफ दीवार के साथ पुराने से सोफे लगे हुए थे और इन सोफों पर जनाना लिबास वगैरह में 2 अदद हिजड़े बैठे हुए थे। हमें देखकर उन चारों की बाछें खिल गईं। मेरे दिमाग में तो धमाके से होने लगे। एक हिजड़ा उठकर शेरपा से लिपटने की कोशिश कर रहा था और शेरपा ने नेपाली जुबान में कुछ चीखते हुए से पीछे धकेल दिया। मेरी तरह शेरपा भी खासा बदहवास हो रहा था। इस दौरान मैं अंदरूनी दरवाजे से एक और दरवाजे में जब गया तो वहां से एक दराज कामत हिजड़ा बरामद हुआ। वो शक्ल सूरत से अपने साथियों से बहुत बेहतर था। वैसे इसमें शुबा नहीं था कि वो सब के सब अच्छी ही शक्ल सूरत के मालिक थे। उनमें से 2 ने साड़ियां पहन रखी थी और 3 नेपाली जनाना लिबास में थे। दराज कामत ये आदमी भी साड़ी में ही बलबूस था। पधारिये महाराज, पधारिये, तशरीफ लाइए। दराज कामत ने बड़े ही चाव से हाथ लहराते हुए हमें आगे आने की दावत दी। तुम्हें बसंती भाई कौन है? मैंने सख्त लहजे में पूछा। बसंती मैं हूं महाराज। आप लोग ठीक जगह पर पहुंचे हैं। पसंद कीजिए, बसंती की परियां आपके सामने मौजूद हैं। जरा देर पहले आते तो बहुत अच्छी चीजें मिल जाती। पूरे खटमंडू में बस्ती की शोहरत है। कदरदान तो शाम से पहले ही। बंद करो बकवास, शेरपा ने से डांट दिया। हम अय्याशी के लिए नहीं आए यहाँ और कौन है? बसंती के कोठे पर और कौन हो सकता है महाराज? पर तुम डांटते क्यों हो? पुलिस वाले हो क्या? बसंती ने कहते हुए महसूस अंदाज में ताली बजाई। हाँ, हम पुलिस वाले ही हैं और हमें एक मुजरिम की तलाश है। शेरपा ने कहा। हमें इतला मिली है कि वो यहीं छुपा हुआ है। हाय राम! बसंती के मुंह से करासी हरज हुई। देख लो महाराज, खुद ही देख लो। मेरे यहाँ परियों के सिवा और कोई नहीं है। 2 कस्टमर आए थे, वो भी भाग गए। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था कि रोहन ने हमारे साथ धोखा किया था। शेरपा मजीद
ذلت سے بچنے کے لیے ہمیں شیرپا کی مزید ذلت اور مار سے بچنے کے لیے روہن نے ہمیں یہاں کا پتہ بتا دیا تھا. کیا اس نے ہمارے ساتھ مذاق کیا تھا یا یہاں اگر ہم کسی فریب کا شکار ہو گئے تھے؟ لیکن بہرحال ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. شیرپا تم یہی رکو، میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا اور پھر بسنتی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا چلو میں تلاشی لینا چاہتا ہوں. بسنتی کے چہرے پر ایک لمحے کو تغیر سا نمودار ہوا اور پھر فوراً ہی اسے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا. یہ پورا فلور بسنتی کے قبضے میں تھا. اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے کمرے تھے. پچھلی طرف ایک کشادہ بالکنی تھی، دائیں طرف ایک راہداری تھی، وہاں سے ایک تنگ سا زینہ اوپر کی طرف جانے کے لیے تھا اور ایک زینہ نیچے کے لیے. اس عمارت کے پیچھے تنگ سی گلی تھی. راہداری میں دائیں طرف بھی ایک دروازہ تھا جس پر تالا لگا ہوا تھا. اس کمرے میں کیا ہے؟ تالا کھولو. میں نے بسنتی کو اشارہ کیا. یہ کمرہ ہمارا نہیں ہے مہاراج. بسنتی نے جواب دیا. یہ زینے کا دروازہ ہے. اور کوئی رہتا ہے؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر یہاں پہ کوئی رہتا بھی ہے تو. میں نے چند لمحے بسنتی کو دیکھا پھر واپس آ گیا. میں اور شیرپا باہر نکلے تو بسنتی کی پریوں نے زوردار کہکا لگایا تھا. شیرپا تیزی سے پیچھے مڑا. ان کی کہکوں کو ایک دم سے بریک لگ گئے. میں شیرپا کو بازو سے کھینچتا ہوا باہر لے آیا. دھوکا ہو گیا ہمارے ساتھ. ان اندھیری اور گندی گلیوں میں باہر آ کر میں کار میں بیٹھتے ہوئے بولا تم نے غلطی کی باس. شیرپا بولا. وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا. اس کمبخت روہن اور اس کے ساتھیوں کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. خیر فکر نہ کرو تم، وہ اب بھی ہماری دسترس سے باہر نہیں ہے. میں نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی. اس وقت واقعی شدید بوریت ہو رہی تھی، بلکہ مجھے اپنے آپ پر بھی تاؤ آ رہا تھا کہ میں نے روہن کی بات پر یقین کیوں کر لیا تھا. نیا بازار کی طرف گھومتے ہوئے میں نے گاڑی سٹار ہوٹل کے کمپاؤنڈ کی طرف موڑ دی. میں اس وقت شدید کافی کی طلب محسوس کر رہا تھا. شیرپا نے بھی ایک کپ کافی کے خیال سے اختلاف نہیں کیا تھا. گرما گرم کافی سے ذہن کو کافی حد تک سکون ملا تھا اور کافی پینے کے بعد ہم کافی دیر تک اس موضوع پر باتیں کرتے رہے اور جب ہوٹل سے باہر نکلے تو 5:30 بج رہے تھے. شیرپا نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ پولیس اسٹیشن کی طرف نکلتے ہوئے چلیں. خیال برا نہیں تھا. روہن کو اس جھوٹ پر کم از کم سرزنش کی جا سکتی تھی. پولیس اسٹیشن کا راستہ مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے اسٹیئرنگ میں نے شیرپا کے حوالے کر دیا. پولیس اسٹیشن پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے، لیکن وہاں کی صورتحال ہماری توقع کے بالکل مختلف تھی. تھانے میں پہنچ کر یہ زبردست اور دلچسپ انکشاف ہوا کہ روہن ہنگامے اور توڑ پھوڑ اور کم از کم 5 آدمیوں کے قتل کے الزام میں پہلے سے ہی پولیس کو مطلوب تھا. ناگپال کے گروہ کے تقریباً ہر آدمی پر اس قسم کے سنگین جرائم کے الزامات تھے. جو پولیس آفیسر روہن اور اس کے ساتھیوں کو مدھومالا والی کوٹھی سے لایا تھا وہ اسے نہیں پہچانتا تھا، لیکن تھانے میں آنے کے تقریباً 20 منٹ بعد وہاں آنے والے ایک اور آفیسر نے اسے پہچان لیا. اس کا اصل نام روہن بھی نہیں تھا. زبانی پوچھ گچھ کے دوران روہن کی جیب سے ایک کیپسول نکلا اور اس نے فوراً کیپسول منہ میں ڈال لیا. کیپسول نکلنے کے فوراً بعد اسے خون کی الٹیاں ہونے لگی. اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا، لیکن اسے راستے میں ہی دم توڑ دیا. اس کی لاش اس وقت بھی ہسپتال میں پڑی ہوئی تھی، لیکن روہن کے دوسرے باقی ساتھیوں کی جامع تلاشی کے بعد انہیں لاک اپ میں بند کر دیا گیا اور کسی شخص کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. ہمارے لیے صورتحال ہنسی مایوس کن تھی. تھانے میں کھلبلی مچی ہوئی تھی. میں نے اس آفیسر سے ملنے کی کوشش کی جو روہن اور اس کے ساتھیوں کو مدھومالا کی کوٹھی سے لے کر آیا تھا، لیکن پتہ چلا کہ وہ بھی ہسپتال گیا ہوا تھا جہاں روہن کی لاش کا پوسٹ مارٹم کا انتظام ہو رہا تھا. ہم کوٹھی پر واپس آ گئے. اس وقت 1:30 بجنے والا تھا. مدھومالا اور شوبھا جاگ رہی تھی. ہم انہیں کچھ بتا کر نہیں گئے تھے، اس لیے وہ ہمارے لیے خاصی پریشان ہو رہی تھی. 3 بجے تک ہم لاؤنج میں بیٹھے باتیں کرتے رہے. ہماری عدم موجودگی میں مدھومالا اور شوبھا ایک دوسرے سے ہنسی بے تکلف ہو چکی تھی. مدھومالا اسے سلانے کے لیے اپنے ہی کمرے میں لے گئی تھی. پدمی کی طرف جانے سے پہلے میں جب بملا کے ساتھ یہاں رہا تھا تو شیرپا سرونٹ کوارٹر میں سویا کرتا تھا. ہمارے جانے کے بعد وہ کوٹھی کے ہی ایک کمرے میں سونے لگا تھا. مدھومالا نے کوٹھی کی حفاظت کے لیے اپنے قبیلے سے 2 آدمی بھی منگوا لیے تھے اور وہ دونوں اس کے سگے بھائی ہی تھے. پچھلے دنوں گاؤں میں ان کی والدہ کا دیہانت ہو گیا تھا، اس لیے وہ واپس چلے گئے تھے اور شیرپا کے کہنے کے مطابق کل پرسوں تک قبیلے سے 3 آدمی مزید یہاں آنے والے تھے. میں اور شیرپا لاؤنج میں ہی لیٹ گئے. میں صوفے پر دراز ہو گیا اور شیرپا قالین پر سو گیا. صبح 7 بجے شیرپا نے ہی مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا. کیا بات ہے، کیا ہوا؟ میں اس کے اس طرح جگانے پر بری طرح سے گڑبڑا گیا. انسپیکٹر بریندرا کا فون ہے، وہ پولیس اسٹیشن پر تمہارا انتظار کر رہا ہے جہاں رات کو روہن نے خودکشی کی تھی. شیرپا نے کہا. میں اٹھ کر تیار ہونے میں مجھے صرف چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے اور اس دوران شیرپا نے بھی نہ صرف تیار ہو گیا تھا بلکہ اس نے چائے بھی بنا لی تھی. چائے پینے کے بعد میں نے شوبھا کو جگا دیا اور اسے بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں.
पुलिस स्टेशन की सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक थी। कई मुसल्लह पुलिस एहलकार इमारत के बाहर भी मुस्तद और चाकू चुबंद खड़े थे। इमारत का गेट और दीवारें भी इसी तरह छलनी नजर आ रही थी, जैसे कि यहाँ गोलियों की बारिश हो गई हो। गेट पर मुतय्यन पुलिस वालों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा को इतला भिजवानी पड़ी, जो खुद बाहर आया और हमें अंदर ले गया। इमारत के गेट के सामने सड़क पर और इमारत के अंदर भी कई जगहों पर खून के धब्बे फैले हुए थे। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा ने जो कहानी सुनाई वो बड़ी ही दिलचस्प और सनसनीखेज थी। मेरे और शेरपा के लिए ये इसलिए भी ज्यादा सनसनीखेज साबित हुई कि गुज़श्ता रात हम जिस बात को रोहन का मजाक समझे थे वो हकीकत थी। यानी चांगली रेड लाइट एरिया में बसंती बाई के कोठे पर ही मौजूद था। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा के मुताबिक उसे निहायत ही खुफिया जरा से वहां चांगली और उसके 2 साथियों की मौजूदगी की इतला मिली थी। ब्रिंद्रा ने रात 2 बजे पुलिस पार्टी के साथ वहां छापा मारा। चांगली और उसके साथी बसंती के कोठे की ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद थे। अकबी राहदारी में जो दरवाजा मुकफिल देकर मैं लौट आया था, दरअसल वही ऊपर जाने का जीना था। इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा ने वो ताला तोड़ दिया और दूसरे ही लम्हे ऊपर से उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई थी। न सिर्फ फायरिंग शुरू हो गई, बल्कि पुलिस ने भी जवाब में फायर खोल दिया। चांगली का एक आदमी मारा गया था, जबकि दूसरा चांगली के साथ दूसरी छत पर कूदकर फरार हो गया था। बसंती और उसका एक साथी भी पुलिस के हाथों मारा गया था। और फिर सुबह 4 बजे नागपाल के दर्जनों मुसल्ला आदमी ने इस पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। नागपाल को तो रात ही बसंती के कोठे पर छापे मारकर और अस्पताल में रोहन की मौत की इतला मिल गई थी। उसे ये भी पता चल गया था कि उसके 2 आदमी पुलिस की हिरासत में थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए उसने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। इस हमले में वो दोनों कैदी मारे गए थे। नागपाल के आदमी ने थाने में घुसकर उन्हें हवालात से निकाल दिया था, लेकिन पुलिस ने शदीद मुजाहमत की और उन दोनों के अलावा उन्हें छुड़ाने वाले भी 3 आदमी हलाक हो गए थे। लेकिन पुलिस के 2 आदमी भी जान से हार गए और 3 जख्मी हो गए। थाने पर हमले की इतला हेडक्वार्टर को दी गई और इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा इसी वक्त हेडक्वार्टर पहुंचा था। इतला मिलते ही वो फौरन नफरी लेकर यहाँ पहुंच गया था। इससे पहले एक और थाने की नफरी यहाँ पहुंच चुकी थी। जब ब्रिंद्रा यहाँ पहुंचा तो खेल खत्म हो चुका था। पुलिस के आला अफसरान भी आ गए थे और 6 बजे तक लाशें भी उठवा दी गईं और ये केस इंस्पेक्टर ब्रिंद्रा को दे दिया गया। तुम्हें कैसे पता चला था कि चांगली बसंती बाई के कोठे में छुपा हुआ है? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। कल दिन में एक मकान पे छापे के दौरान में एक आदमी हमारे हाथ लगा था, जिसने 3rd डिग्री इस्तेमाल करने के बाद ये राज फाश किया था कि चांगली कहाँ है। मैंने दिन में ही बसंती के मकान की निगरानी शुरू करा दी थी। रात को मुझे इतला मिली कि तुम और शेरपा भी वहां गए थे। वहां जाने की कोई खास वजह? ब्रिंद्रा ने चुपती ही नजरों से मेरी तरफ देखा। इससे पहले मैंने तुम्हें फोन किया था, मगर तुम अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें चांगली के बारे में ही बताना चाहता था। रोहन वगैरह को पुलिस के हवाले करने के बाद मैं खुद चेक करने का फैसला किया था और शेरपा के साथ वहां पहुंच गया था, लेकिन मैंने उस दरवाजे की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी जिस पर ताला लगा हुआ था, और यही मेरी गलती थी जिस पर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन ये बसंती कौन थी? उसे बहुत ऊपर की चीज समझा जाता था। ब्रिंद्रा ने जवाब दिया, हमारे इस छोटे से मुल्क में बहुत बुराइयां जन्म ले चुकी हैं और हम जिन्स परस्ती भी यहाँ बढ़ती जा रही है। इस सूरत हाल में तीसरी जिन्स के लोग ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हेजड़े ज्यादातर इंडिया से आए हुए हैं और यहाँ उन्होंने धंधा शुरू कर रखा है। बसंती चंद साल पहले यहाँ आई थी। उसने चंद और अपने हम जिन्सों को साथ मिलाकर एक ग्रुप बना लिया था और खुद उनका गुरु बन बैठा। इंडिया से भी वक्तन फवक्तन ऐसे लोग आते रहे। यहाँ आते ही वो बसंती से राब्ता करते। हमारे बास सियासतदान, सरकारी अफसरान और दौलतमंद तबके से ताल्लुक रखने वाले बाअसर लोग भी इस बुराई में मुब्तला है। बसंती ने ऐसे बहुत से बाअसर लोगों से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। इन ताल्लुकात से फायदा उठाकर बसंती ने मनशियात फरोशी का धंधा भी शुरू कर दिया। 2 साल पहले पुलिस ने इसे पकड़ा भी था, मगर इन्हीं बड़े लोगों की वजह से पुलिस को छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके गिरोह को तितर बितर कर दिया गया। कुछ अरसे बाद बसंती ने दोबारा अपना अड्डा बना दिया। उसने अगरचे मनशियात का धंधा छोड़ दिया था, लेकिन ऐसे लोगों से उसके ताल्लुकात बदस्तूर थे। बसंती तकरीबन कई माह पहले मेरी नजरों में आ गया था। उसे नागपाल की हवेली में भी आते जाते देखा गया था और नागपाल की सरगर्मियां उस वक्त किसी हद तक महदूद थीं, इसलिए मैंने बसंती पर कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। चंद रोज पहले मुझे इतला मिली कि नागपाल के गिरोह से ताल्लुक रखने वाले बास लोगों को पुरस्कार तौर पर बसंती के कोठे पर आते जाते देखा गया है, लेकिन इस वक्त भी मैं ये सोचकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि ये लोग याशी के लिए आते होंगे। लेकिन कल दिन में ये इंकशाफ हुआ कि चांगली बसंती के कोठे पर पनाह लिए हुए है। रूपोशी के लिए चांगली ने वाकई ऐसी जगह का इंकशाफ किया था
जिस पर शुबा भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन बिलाहिर उसका राज फाश हो ही गया। मेरे आदमी इस मामले को पूरी तरह हैंडल नहीं कर सके और उसे फरार होने का मौका मिल गया। मुझे रोहन ने चांगली के बारे में बताया था। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, लेकिन जब मैं और शेरपा वहां पहुंचे तो हेजुड़े को फौज को देखकर मैं समझा था कि रोहन ने मेरे साथ मजाक किया था और मजीद मार से बचने के लिए उसने हमें बसंती का पता बता दिया था और इसलिए मैं वापस चला आया। वापसी पर हम थाने की तरफ चले गए थे और मेरा ख्याल था मैं रोहन से फिर कुछ मालूम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वहां तो सूरत हाल ही बदली हुई थी। और अब ये सब कुछ। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, एक रात में 3 खौफनाक वाकयात हुए हैं। मेरी तो अक्ल ही काम नहीं कर रही कि ये सब हो क्या रहा है। सब ठीक हो जाएगा, बृंदरा ने कहा। नागपाल के हवाले से अब हुकूमत ने भी अपनी पॉलिसी बदल ली है। उसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अब उसे रियासत न देने का फैसला कर लिया गया है। उम्मीद है यह ड्रामा जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। यही सब कुछ बताने के लिए, बृंदरा ने जवाब दिया। तुम्हें कुछ अरसे के लिए पहले से ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। अगर तुम अकेले होते तो मैं ज्यादा परेशान ना होता, लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ शोभा भी है। अब तुम एक ऐसी जगह पर चले गए हो जहाँ एक और औरत भी मौजूद है, मधुमाला। और मधुमाला एक कबाली सरदार की बेटी है। उसने अगरचे अपने तहफ्फुज के लिए कभी हुकूमत से राब्ता नहीं किया, लेकिन अब हमें उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। सादा लिबास में हमारे 2 आदमी मधुमाला की कोठी पर पहुंच गए होंगे। वो बाहर रहकर कोठी की निगरानी करेंगे। रात को उनकी जगह दूसरे आदमी पहुंच जाएंगे। मधुमाला के कबीले से भी कुछ आदमी यहाँ पहुंचने वाले हैं। वो अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, बृंदरा ने मेरी बात काट दी। तुम उन कबाली सरदारों को नहीं जानते। इसमें शुबा नहीं कि ये लोग हुकूमत से बहुत मुखलिस है, ताउन भी करते हैं, लेकिन जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो हुकूमत को ही मोर्द इल्जाम ठहराते हैं। और फिर आजकल तो नागपाल जैसे शैतान हुकूमत के खिलाफ सरगर्म अमल है। ऐन मुमकिन है नागपाल ही मधुबाला को कोई नुकसान पहुंचाने के बाद उसके बाप को हुकूमत के खिलाफ उकसाने की कोशिश करे। इसलिए किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए मधुमाला की कोठी की निगरानी का फैसला किया गया है। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। मुझे कोई एतराज नहीं। हमारी इन बातों के दौरान शेरपा खामोश बैठा रहा था। मैं और बरिंदरा कुछ देर और बातें करते रहे और फिर उठ गए। जब हम वापस कोठी पहुंचे तो 11 बज रहे थे। शोभा और मधुबाला लॉन में बैठी हुई थी। हम भी उनके पास ही कुर्सियों पर बैठ गए। 2 ही मिनट के बाद गेट पर दस्तक हुई तो शेरपा उठकर बाहर चला गया और फिर उसने भी मुझे इशारे से बुला लिया। सादा लिबास में पुलिस के 2 आदमी आए थे। सिर्फ अपने आप को रोशनास कराने के लिए उन्होंने हमें बाहर बुलाया था। चंद मिनट हमसे गपशप करने के बाद उनमें से एक दाएं तरफ चला गया और दूसरा बाएं तरफ। वो दिन बड़ी ही बोरियत में गुजरा। रात 9 बजे के करीब फोन की घंटी बजी। शेरपा करीब था, उसने रिसीवर उठा लिया। वो कुछ देर बात करता रहा, फिर मुझे इशारा किया, तुम्हारी कॉल है। मैं अपनी जगह से उठकर रिसीवर उसके हाथ से ले लिया। मेरा ख्याल था कि इंस्पेक्टर बरिंदरा का होगा, क्योंकि मेरे बारे में सिर्फ उसी को मालूम था कि मैं यहाँ पर हूँ, या फिर मायावती हो सकती थी। लेकिन रिसीवर पर सुनाई देने वाली आवाज मेरे लिए कतई अजनबी थी। मैं गोमल बोल रहा हूँ, वो शख्स कह रहा था, सोमबा का दोस्त। तुम्हें याद होगा कि हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने इसकी पूरी बात होने से पहले ही बोल पड़ा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? तुम पहले भी यहाँ रह चुके हो और मैंने तुम्हें शेरपा के साथ देखा था। दूसरी तरफ से जवाब मिला, कहो क्या कहना चाहते हो, कोई खास बात? मैंने पूछा। तुम्हें उस चीनी की तलाश है ना, जो गुज़श्ता रात रेड लाइट एरिया में पुलिस के घर से फरार हो गया था? गोमल ने कहा, हाँ, और तुम उसके बारे में क्या जानते हो? मैंने जल्दी से पूछा। आज शाम को नागपाल का एक बहुत करीबी आदमी मेरी नजरों में आ गया था, गोमल ने जवाब दिया। मुझे उस पर शुबा हुआ तो मैंने उसका ताकुब शुरू कर दिया, और वो मानते खोला के किनारे पर वाक़ एक पुराने मंदिर तक जारी रहा। और वो चीनी इस मंदिर में मौजूद है। ओह, ये मंदिर कौन सी जगह पर है, कहाँ पर है? मैंने पूछा। ये मंदिर तो भक्तापुर के रास्ते में है, गोमल ने जवाब दिया। उस चीनी के साथ सिर्फ एक आदमी है जिसका मैंने ताकुब किया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हो? मैंने इसकी बात काट दी। मैं इस वक्त अर्टिको रोड के बाहर महल वाले रोड पर वीरा रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। अगर तुम आना चाहो तो मेरा इंतजार करो। मैंने उसकी बात एक दफा फिर काट दी। मेरा इंतजार करना, मुझे वहां तक पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ,
لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، کومل نے کہا، پولیس ساتھ لے کر مت آنا، زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ محتاط ہو جائیں گے، اور اب پولیس کے طریقہ کار سے تو ویسے بھی تم واقف ہو، میں اکیلا آؤں گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے تیزی سے ریسیور رکھ دیا۔ کومل کی آخری بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اسے مجھے پولیس کو ساتھ لانے سے منع کیا تھا۔ کیوں؟ میرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا تھا؟ کومل کو میں گو چہرے سے پہچانتا تھا۔ سومبا کے ساتھ کئی مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن ٹیلی فون پر اس کی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ تصدیق کیے بغیر میدان میں کودنا اگرچہ خطرات کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن میں نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ شیرپا کو جب میں نے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی میرے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ میں نے منع نہیں کیا۔ 1 سے 2 بھلے۔ شیرپا ایک دلیر اور حوصلہ مند آدمی تھا اور پھر آزمودہ کار تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وقت پڑنے پر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں نے بھی پنڈلی کے فیتے میں خنجر لگا لیا۔ شیرپا نے بھی پستول چیک کر کے جیب میں ڈال لیا۔ میں نے شوبھا کو بھی بتا دیا ہم کس مشن پر جا رہے ہیں۔ شوبھا اس بات پر بزید تھی کہ وہ خود کوئی ایسا خطرہ مول لینے کی بجائے انسپیکٹر برندرا کو میں آگاہ کر دوں۔ پولیس اس معاملے سے خود ہی نمٹ لے گی، لیکن میں اس مہم کی کامیابی کا سرا اپنے سر باندھنا چاہتا تھا۔ یہ عہد تو میں نے کر رکھا تھا کہ جنت کھوراٹ کے آدمی کو یہاں پر قدم جمانے نہیں دوں گا۔ گومل کی کال 9 بجے کے قریب موصول ہوئی تھی اور ہم شہر کے شمال میں تھے، جبکہ ویرا ریسٹورنٹ شہر کے جنوبی حصے میں واقع تھا۔ شیرپا ڈرائیونگ کر رہا تھا اور میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا باہر دیکھ رہا تھا۔ شہر کی سڑکوں پر زندگی کے ہنگامے شباب پر تھے۔ ہر طرف چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ گاڑی مختلف سڑکوں پر ہوتی ہوئی رنگ روڈ پر آ گئی اور وہاں سے پورٹیکو روڈ پر راج مارگ کی طرف مڑ گئی۔ یہی سڑک سیدھی بھکتا پور کی طرف چلی گئی تھی۔ شہری حدود سے تقریباً 2 کلومیٹر آگے ایک موڑ پر بابر محل مام کی طرف ایک قدیم عمارت تھی۔ اس قدیم عمارت کے آس پاس کچھ آبادی بھی ہو گئی تھی۔ اس طرف کچھ اور پرانی عمارتیں اور کھنڈرات بھی تھے جنہیں دیکھنے کے لیے سیاح اس طرف آتے رہتے تھے، لیکن شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد یہاں سیاحوں کی آمد و رفت بند ہو جاتی تھی۔ ویرا ریسٹورنٹ سڑک کے کنارے پر ہی تھا۔ مقامی آبادی کی وجہ سے اس وقت یہاں خاصی رونق تھی۔ شیرپا ریسٹورنٹ سے ذرا آگے گاڑی روک لی اور جب میں گاڑی سے اتر کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو 9:45 بج رہے تھے۔ مجھے دروازے کے قریب ہی ایک میز نظر آ گیا۔ وہ اکیلا ہی تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس نے اٹھ کر بڑی ہی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ ناگپال کے آدمیوں، سومبا اور اس کے 2-3 آدمیوں کے قتل کے بعد اس کا گروہ منتشر ہو چکا تھا۔ بعض لوگ تو یہ شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے اور بعض اپنے طور پر زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے تھے، اور شاید گومل بھی انہی میں سے ایک تھا۔ گومل کے پاس موٹر سائیکل تھی، لیکن میں اسے گاڑی کی طرف لے آیا۔ شیرپا کو دیکھ کر وہ کچھ جزبز سا ہوا تھا۔ میں اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور شیرپا گاڑی کو حرکت میں لے آیا۔ گاڑی اس علاقے سے نکل کر مین روڈ پر بھکتا پور کی طرف دوڑنے لگی۔ تقریباً 5 کلومیٹر کے آگے درائے ہنومانتے تھا، جو آگے جا کر دائیں طرف پہاڑوں میں مڑ گیا تھا۔ چاندنی رات میں آس پاس کا منظر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، لیکن ایسے دلفریب مناظر سے لطف اندوز ہونا شاید میری قسمت میں نہیں تھا۔ میں شاید جمالیاتی حصے محروم ہوتا جا رہا تھا۔ میرا ذہن تو ہر وقت گجلک خیالات کی اماجگاہ بنا رہتا تھا۔ کسی حسین منظر سے لطف اندوز ہونے کا تو میرے پاس وقت ہی کب تھا۔ گاڑی کے ہیڈ لیمپس اور اندر کی بتی بھی بجھا دو، شیرپا گومل نے کہا، اور آگے پل پار کر کے گاڑی کو دائیں طرف موڑ لینا۔ یہ دریا زیادہ بڑا نہیں تھا۔ دریا پار کرتے ہی شیرپا نے گاڑی دائیں طرف موڑ دی۔ یہ کچا راستہ تھا جو دریا کے ساتھ ساتھ چلا گیا تھا۔ گاڑی کی رفتار بھی کم کرنی پڑی تھی۔ تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مندر کی عمارت کا وہ ہیولا دکھائی دینے لگا۔ چاندنی رات میں یہ عمارت کا ہیولا بڑا ہی پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ بس اس طرف گاڑی روک لو، گومل نے ایک طرف اشارہ کیا۔ شیرپا نے گاڑی کی رفتار کم کر کے اسے گنجان درختوں میں لے جا کر جھاڑیوں میں روک کر انجن بند کر دیا اور ہم تینوں گاڑی سے اتر آئے۔ دروازہ کھولنے اور بند کرنے میں ہم نے خاصی احتیاط سے کام لیا تھا۔ مندر کی وہ عمارت وہاں سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر تھی اور چاندنی رات میں وہ عمارت خاصی پراسرار منظر پیش کر رہی تھی۔ ہم گومل کے پیچھے درختوں میں چلتے رہے اور عمارت سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر رک گئے۔ اس عمارت کا مین گیٹ دریا کی طرف ہے، گومل نے ہاتھ کے اشارے سے سرگوشیانہ لہجے میں بتایا، لیکن ایک دروازہ اس طرف بھی ہے۔ جس طرح مندر کے پچھلے حصے میں تہہ خانے کا راستہ ہے، وہ چینی اسی تہہ خانے میں ہے۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی ہم وہاں سے مختات ہو گئے۔ شیرپا نے پستول نکال لیا تھا اور گومل کے ہاتھ میں بھی پستول نظر آ رہا تھا۔ مندر کی ٹوٹی موٹی یہ عمارت غالباً صدیوں پرانی تھی۔ اندر وحشت انگیز سناٹا طاری تھا۔ اوپر کی طرف سے کسی ٹوٹی ہوئی دیوار سے مدھم سی چاندنی عمارت کے اندر بھی پہنچ رہی تھی۔
और फर्श पर चांदनी का वो बड़ा सा डब्बा पुरस्कार सा तासुर दे रहा था। इस खंडरनुमा इमारत में किसी तरफ आवाज सुनकर मैं ठठक गया। यूं लगा था जैसे कोई छोटा सा पत्थर लुढ़का हो, कोई जानवर होगा। गोमल ने सरगोशी की, उस तरफ चलते रहो। गोमल आ गई और हम उसके पीछे पीछे चलते रहे। आगे ढलान थी, साफ लग रहा था जब हम जैसे जमीन के सीने में उतर रहे हैं। गोमल ने एक बार फिर रुकने को कहा। उस वक्त हम तकरीबन 20-22 फुट नीचे आ चुके थे। हम तीनों एक दफा फिर आगे बढ़ने लगे। अब आगे रास्ता हमवार था। दीवार के साथ चलते चलते हम एक बार फिर रुक गए। मैंने दीवार की दूसरी तरफ झांक कर देखा। आगे किसी जगह पर मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। इस मुतहर्रिक रोशनी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस तरफ कोई मशल जल रही थी, जिसकी वजह से हवा कपकपा रही थी। इस राहदारी में बाएं तरफ वो कमरा है जहां से रोशनी हो रही है। गोमल ने सरगोशी की, वो चीनी उसी कमरे में है और दूसरा आदमी भी उसके साथ ही होगा। ठीक उसी वक्त अकब में ढलान की तरफ से एक बार फिर किसी पत्थर के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। गोमल के बारे में भी मेरा ज़हन एक बार फिर उलझ गया। फोन पर उसने बताया था कि उसने जिस शख्स का ताक़िब किया था उसे इस मंदिर में से दाखिल होते देखा था, लेकिन गोमल तो इस मंदिर में दाखिल होकर हमें जिस तरह यहाँ लाया था उससे अंदाजा होता था कि वो तो मंदिर के अंदरूनी हिस्सों से बाखूबी वाकिफ था। हम उस राहदारी में मुड़ गए। मैंने पतलून के पांचे से हंजर भी निकाल लिया था और ये भी तय कर लिया था कि अगर हमारे साथ कोई धोखा हुआ तो कम से कम गोमल तो मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच सकेगा। हम उस कमरे के करीब रुक गए थे। किसी जमाने में यहाँ कोई मजबूत किस्म का दरवाजा भी रहा होगा, लेकिन अब तो चौखट भी गायब थी। जयपुर में मुझे कई मंदिर देखने का मौका मिला था। उनके नीचे न सिर्फ तहखाने थे बल्कि ऐसे खुफिया रास्ते भी थे जिन्हें देखकर अक्ल दंग रह जाती थी, और मुझे यकीन था कि यहाँ भी कोई खुफिया रास्ते जरूर होंगे। मैंने दीवार की आड़ से झांक कर देखा तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कमरा हासा कुशादा था और बाएं तरफ एक शानदार बेड बिछा हुआ था। उसके आगे एक कॉफी टेबल और 3-4 कुर्सियां भी रखी हुई थी। एक कुर्सी पर चांगली बैठा हुआ था और उसके सामने दूसरी कुर्सी पर नीम अरिया लिबास में एक औरत थी और मेज पर शराब और सोडे की बोतलें रखी हुई थी। इन दोनों के हाथ में शराब के जाम नजर आ रहे थे और मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि पीने पिलाने का दौर अभी शुरू ही हुआ था। मेरी आंखों में एक लम्हे को उलझन सी तैर गई। कमरे में इन दोनों के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा था और मैं उस आदमी के बारे में सोच रहा था जिसका गोमल ने ताकुब किया था। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। बाहर मैंने 2 मरतबा जो पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनी थी, हो सकता है वो शख्स बाहर किसी जगह मौजूद हो और उसने हमें देख लिया हो। बहरहाल अब ओखली में सर दिया जा चुका था। जरूरत इस बात की थी कि मौसलों से बचने की कोशिश की जाए। गोमल ने मुझे इशारा किया तो मैं हंजर संभाले हुए दरवाजे में दाखिल हो गया और शेरपा भी मेरे साथ ही था। चांदनी के सामने बैठी हुई औरत ने हमें देख लिया और वो इस तरह से उछली जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। खौफ से उसका एकदम चेहरा धुआं हो गया था। शराब का गिलास तक उसके हाथ से छूट गया और शराब उसके ऊपर गिरी थी। चांगली ने गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल पुरसकून था। लगता था जैसे हमारी आमद उसके लिए गैर मुतवक्का न रही हो। उसके होंठों पर आने वाली हफीफ सी मुस्कुराहट ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी थी। ताहम वो औरत मेरे हाथ में हंजर और शेरपा के हाथ में पिस्तौल देकर खौफजदा हो गई थी। वेलकम, चांगली ने मेरी तरफ देखते हुए पुरसकून लहजे में कहा। मुझे यकीन था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। बसंती के कोठे पर मेरा और तुम्हारा आमना सामना नहीं हो सका था, लेकिन यहाँ से तुम वापस नहीं जा सकोगे। हाथ ऊपर उठा लो चांगली, मैंने कहा। तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं और तुम्हारा खेल खत्म। मेरी कमर पर पड़ने वाली जोरदार ठोकर ने मेरा जुमला ही मुकम्मल नहीं होने दिया था। मैं लड़खड़ा कर आगे गिरा और शेरपा भी कराता हुआ आगे को गिरा था। उसके हाथ से पिस्तौल भी छूट गया था जो फर्श पर लुढ़कता हुआ चांगली के पैरों के करीब पहुंच गया और चांगली ने कुर्सी पर बैठे बैठे झुककर वो पिस्तौल उठा लिया। मैं कमरे के वस में मुंह के बल गिरा था। हंजर मेरे हाथ में ही था। तब मैंने उठने की कोशिश करते हुए गर्दन घुमा कर देखा। गोमल के बारे में मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए थे। उसके होंठों पर बड़ी ही खबासत अमेज मुस्कुराहट थी। उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख मेरी ही तरफ था। उसके साथ एक और आदमी भी था जिसे शेरबा को पिस्तौल की जद पर ले रखा था। मुझे तुम पर पहले ही शुबा था गोमल, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरे लहजे में नफरत नुमाया थी। अफसोस तो इस बात का है कि तुमने अपने गुरु सोमबा से कुछ नहीं सीखा, जिसने अपनी जान दे दी लेकिन सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। वो बेवकूफ था, गोमल ने हंसते हुए जवाब दिया। अक्लमंद तो वही होता है जो हालात का रुख देकर कदम उठाना जानता हो, और मैंने भी वही किया जो इन हालात में मुझे करना चाहिए था। तुम दुनिया के सबसे बड़े अहमक हो, मैंने जवाब दिया।
नहीं जानते। मैंने बात अधूरी छोड़कर दाएं तरफ देखा। पहले मैंने सिर्फ तवज्जो ही नहीं दी तो उस तरफ भी एक तंग सा दरवाजा था जहां से एक आदमी नमूदार हुआ। उसके हाथ में भी पिस्तौल था। सामने वाली खिड़की में भी एक आदमी नजर आ रहा था और उसके हाथ में भी पिस्तौल था। अब हमारे मुखालिफिन की तादाद 4 हो गई थी। वो नीम मरिया लड़की और चांगली की तादाद इसमें शामिल नहीं थी। लड़की तो वैसे ही खौफ से थर-थर कांप रही थी। उससे मुकाबले की तवक्का नहीं थी। हंजर फेंक दो और तुम दोनों सामने वाली दीवार के साथ खड़े हो जाओ। चांगली ने मेरी और शेरपा की तरफ देखकर पिस्तौल से इशारा किया। कल रात तुम्हें बसंती के मकान में देखकर मुझे वाकई बड़ी हैरत हुई थी। मैं तुम्हारी जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। तुमने जिस तरह मेरे उस ठिकाने का पता लगाया वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं समझ गया था तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे और तुमसे पीछा छुड़ाना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने गोमल को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और तुम बड़ी आसानी से यहाँ पहुंच गए। और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि पैसे से हर चीज को खरीदा जा सकता है, इंसान भी। हर इंसान की कीमत होती है। मैंने गोमल की कीमत लगाई तो ये हमारे हाथ बिक गया और तुम्हें यहाँ ले आया। तुमसे तो बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब करना है। 500 किलो हेरोइन। अपने आदमी को कत्ल को मैं भूल सकता हूँ लेकिन 500 किलो हेरोइन को नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ हिसाब किताब शुरू करने से पहले मैं गोमल का हिसाब कर देना जरूरी समझता हूँ। तुम्हें लाकर इसने यहाँ बहुत बड़ा काम किया है और ये इनाम का मुस्तहिक है। जामू। उसने यारी अल्फाज गोमल के करीब खड़े हुए एक शख्स से मुहातब होकर अदा किए। जामू यकीनन इसी शख्स का नाम था। चांगली ने उससे कहा, गोमल को इनाम देकर फारिग कर दो। जामू गोमल की तरफ मुड़ा। उसे बड़ी तेजी से पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर ट्रिगर दबा दिया। कमरा गोली की आवाज और गोमल की चीख से गूंज उठा था। गोली गोमल की पेशानी में लगी और वो कटे हुए दरख्त की तरह लहराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। उसकी पेशानी से खून की धार बह निकली थी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर करीब ही फर्श पर गिर गया था। गद्दारी का तो अंजाम यही होता है ना, और इनाम भी यही। चांगली ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसने अपने बास से भी गद्दारी की थी। अगर ये अपने बास को धोखा न देता तो वो भी ना मारा जाता। उस वक्त हमने इसे जिंदा रखा था क्योंकि उससे हमने 1-2 काम लेने थे। सबसे बड़ा काम तो ये था कि ये तुम्हें यहाँ ले आया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं थी। वैसे भी इस जैसे लोगों का अंजाम तो यही होना चाहिए। ये अपने दोस्तों से और अपने बॉस से वफा नहीं कर सका तो हमारा वफादार कैसे रहता। बहुत अच्छा किया तुमने, मैंने कहा। अगर तुम इसे माफ कर देते तो मैं इसे सजा जरूर देता। अब तुम दोनों उठकर दीवार के साथ खड़े हो जाओ, जल्दी करो। चांगली ने पिस्तौल से इशारा किया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और ये जगह तो हमने आज के इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब की थी। दरअसल हमारी मंजिल तो बोरवैली हवेली में है जहाँ नागपाल हमारा इंतजार कर रहा है। मैंने हंजर वाला हाथ छोड़ दिया और उठते हुए कुनखियों से शेरपा की तरफ देखा। गोमल की लाश शेरपा से कुछ ही फुट के फासले पर पड़ी थी और पिस्तौल भी करीब ही पड़ा हुआ था। शेरपा की नजरें पिस्तौल पर थी और मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो क्या करना चाहता था। दरवाजे के करीब खड़े हुए जामू ने शायद कुछ अंदाजा लगा लिया था। वो गोमल का पिस्तौल उठाने के लिए झुका तो ठीक उसी वक्त शेरपा ने सांप किसी तेजी से अपनी जगह से लौट लगा दी और उसका पैर की ठोकर जामू के सीने पर लगी। वो कराहता हुआ पीछे को लौट गया। शेरपा ने बड़ी फुर्ती से जमीन पर पड़े हुए पिस्तौल हाथ में डाल दिया। पिस्तौल हाथ में आते ही उसे ट्रिगर दबाने में देर नहीं लगाई थी। मैंने भी वक्त जाया किए बगैर अपनी जगह से छलांग लगा दी और हवा में उड़ता हुआ चांगली के ऊपर जा गिरा। शेरपा वाला पिस्तौल अगरचे चांगली के हाथ में था लेकिन उसे ट्रिगर दबाने का मौका नहीं मिल सका और मैं चांगली को लेता हुआ कुर्सी समेत दूसरी तरफ उलट गया। वो औरत भी चीखती उठकर कमरे के एक दरवाजे में कोने में जा खड़ी हुई। उसे गालबन चांगली का दिल बहलाने के लिए यहाँ लाया गया था लेकिन इस संगीन सूरत हाल ने उसे खौफजदा कर दिया था। चांगली का यह कहना भी दुरुस्त हो सकता था कि मुझे फांसने के लिए इस जगह का इंतखाब वक्ती तौर पर किया गया था, लेकिन यहाँ के इंतजाम देखकर यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि जगह पहले भी इस्तेमाल होती रही थी। चांगली मेरे नीचे दब गया था और निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने उसे दबोच लिया था। उसी लम्हे खिड़की की तरफ से गुर्राती हुई आवाज उभरी, छोड़ दो मिस्टर, बॉस को छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। लेकिन मैंने चांगली को नहीं छोड़ा और इस तरह उसे बुरी तरह रगीद रहा था ताकि मैं अपने आप को उसकी आड़ में रख सकूं और उसके किसी आदमी से मुझे गोली का निशाना न बनना पड़े। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।